तो गर्भ में सर्वप्रथम अंगो उत्पत्ति, तो इसमें ये बोला है कि सबसे पहले गर्भ में, किसी ने बोला है सिर आएगा, किसी ने बोला है कि हार्ट पहले आएगा, नाभि पहले बनेगी। तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले सुश्रुत के अनुसार, फिर उसके बाद सुश्रुत के साथ साथ में स्लैश करके भाव प्रकाश भी लिख लेना, सुश्रुत भाव प्रकाश का सेम है। फिर चरक आ गया। और एक और टेबल बनाओ ऐसे, उधर लिखो भेल, ऐसे इधर लगा दो और इधर लिखो भेल। ठीक है। तो अब ये सुश्रुत के अंडर है, ऐसे पूछ लेगा कि बताओ सुश्रुत में सिर सबसे पहले आना किसने बोला। सुश्रुत के अनुसार सिर सबसे पहले आता है, ये किसने बोला। तब शौनक लगेगा। क्वेश्चन चरक का कैसा बोलेंगे कि चरक के अनुसार सिर सबसे पहले आता है, ये किसने बोला। तो कुमार शिरा भारद्वाज ने। ओके। और भेल के अनुसार सिर सबसे पहले किसने बोला, तो भारद्वाज ने। समझ में आया। नहीं पता चला कि कैसे, मतलब कि इधर तुम सोचो कि आचार्य नीचे भी दिए हैं, शौनक कृतवीर्य पराशर। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये आचार्य हैं सुश्रुत जी के अंडर, कि सुश्रुत के अनुसार सिर सबसे पहले उत्पन्न होता है, ये किस आचार्य ने बोला। शौनक ने। चरक में कुमार शिरा भारद्वाज ने सिर बोला। ठीक है। सौ से शौनक, सौ से सिर, कुमार शिरा, शिरा ही आ गया इसमें, उससे सिर हो जाएगा। और भेल में भारद्वाज ने बोला कि सिर सर्वप्रथम आएगा, सिर की उत्पत्ति सर्वप्रथम होगी। ओके। अब है हृदय। तो कृतवीर्य। ठीक है। कृतवीर्य ने हृदय बोला। चरक में कंकायन ने हृदय बोला। इसको ऐसे याद रख लेना, काका का हृदय, काका का हृदय। तो कंकायन ने हृदय बोला, और कृतवीर्य ने, कि जो वीर लोग होते हैं उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा होता है। काका का हृदय और वीर लोगों का हृदय बहुत बड़ा होता है। आचार्य तुम याद कर लेना, कि बाकी इतना हो गया तो 80% हमें याद हो जाएगा, 10% खुद लगाओगे, खुद पे याद हो जाएगा। अब उसके बाद नाभि। सुश्रुत में पन्ना, भाग चरक में भन्ना। सुश्रुत में पन्ना, भागवत में, सॉरी, चरक में भन्ना। पन्ना मतलब पराशर ने बोला नाभि, भन्ना मतलब भद्रकाप्य ने बोला नाभि। तो सुश्रुत में पन्ना, चरक में भन्ना। और ये हृदय का नहीं लिखा है ना तुम्हें, भेल का, भेल का भी हृदय पराशर ने बोला है। भेल में पराशर ने बोला है कि हृदय सर्वप्रथम अंग की उत्पत्ति होगी। ओके। उसके बाद है हमारा नाभि। नाभि में देखो, भद्र काप्य बोला है चरक ने, खंड काप्य बोला है भेल ने, और पराशर तो बोला है पन्ना, आ गया हमारा नाभि। अब क्या ध्यान रखोगे। अब देखो, पराशर ने हृदय भी बोला है, पर वो किस में बोला है, भेल के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखना। और पराशर ने नाभि भी सबसे पहले बोला है, वो किसके, पन्ना किसके अकॉर्डिंग है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। टेबल को अच्छे से करना। और चरक का भद्र काव्य है। अब तुमसे ये पूछेगा कि भद्र काव्य को खंड काव्य नाम किसने दिया। जरूरी नहीं है तुमसे ये पूछ ले कि हाँ खंड काव्य ने ना भी सर्वप्रथम बोला, ये किस आचार्य के अकॉर्डिंग है, भेल सुश्रुत चरक, तब तो लगा दोगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि तुमसे पूछ ले भद्र काव्य को खंड काव्य किसने कहा। तो तुम्हें पता है कि भेल ने बोला है, भेल में खंड काव्य ने ना भी सबसे पहले बोला है, तो भेल में ही खंड काव्य का वर्णन है। तो भद्र काव्य को खंड काव्य किसने कहा होगा, भेल ने। उसके बाद है पाणिपाद। तो मार्कंडे। मार्कंडे, सुश्रुत ने बोला, मार्कंडे ने बोला पाणिपाद पहले आते हैं। और वडिश ने, चरक में वडिश ने बोला पाणिपाद की सर्वप्रथम जो अंग है, सर्वप्रथम क्या बनता है,
हाथ पैर बनते हैं। ओके। टेबल तुम टेबल के अकॉर्डिंग बना लेना, इधर सामने सामने दिया नहीं है ना, इधर भद्र शौनक का गुद और पात दे दिया है। अभी लिखा रही हूँ, वैसे बाद में बना लेना क्लास के बाद। तो क्या था, पानी पाद डाला। चरक ने क्या बोला, चरक में बडीश ने बोला कि सर्वप्रथम पानीपात बनेंगे। और सुश्रुत में मारकंडे ने। अब कंडे हैं, जब तुम चलोगे तो वो पैर पे ही लगेंगे, मोस्टली चांस है। तो कंडे से हो जाएगा, कंडे कहाँ लगे, पैर पे। कंडे मतलब सुई जो जैसे फूलों के होते हैं, क्या कहते हैं, स्पाइक्स वो। ठीक है, वो गिर जाए नीचे तो पैर में ही चुभेंगे। और फिर मतलब कि वो ऐसे याद रख लेना, कंडे इतने डीप चले गए, वो सुइयां इतनी डीप चलेगी कि हमें काटने पड़ा। तो काटने को क्या कहते हैं, कई जगह बढ़ना भी कहते हैं। तो मतलब हमने उसके हाथ और पैर क्या कर दिए, काट दिए। तो बढ़ना मतलब बडीश। तो पाणीपाद किस किस ने कहा, देखो ये तो तुम्हें कोड से याद हो जाएगा। हाँ, कि क्या पन्ना भन्ना था, पैर बढ़ दिए थे और कंडे पैर में लग गए थे। तो ये तो तुम्हें याद हो जाएगा, बस तुम्हें क्या 10% खुद का एफर्ट लगाना है, किसमें, कि चरक के अंडर है कि सुश्रुत के अंडर है कि भेल के अंडर है। और भेल ने भी बडीश, भेल में भी बडीश ने ही कहा है पाणीपाद सर्वप्रथम आते हैं, चेन सिर्फ सुश्रुत ने किया है, कंडे बोल दिया है मारकंडे। मारकंडे ने पाणीपाद। अब उसके बाद है हमारा इंद्रियां। पहले तुम यही देख लो, पकवा ये है ना इसके आगे, कि गुद्द और पकवाश्य। ये चरक के अंडर लिखा है। ये क्यों लिखा है, ये सुश्रुत के अंडर क्यों नहीं है, क्योंकि सुश्रुत के अंडर किसी ने नहीं माना, इसलिए नहीं वहां लिखा। तो पकवाश्य और गुद्द चरक के अंडर किसने माना है, सर्वप्रथम ये आते हैं भद्र शौनक ने। सुश्रुत ने माना नहीं, उसकी जगह डैश कर दो। और भेल ने भी, भेल में भी शौनक ने बोला कि सर्वप्रथम पकवाश्य और गुद आती हैं। ओके। उसके बाद है मध्य शरीर। तो मध्य शरीर सबसे पहले आता है, ये सुश्रुत में गौतम ने कहा। सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत में ही इसका वर्णन मध्य शरीर का, ना चरक ने कुछ बोला इसके लिए, ना भेल ने कुछ बोला इसके लिए। उसके बाद है हमारा सर्वांग प्रत्यंग, कि सभी अंग एक साथ बनते हैं। ये सुश्रुत ने बोला धन्वंतरी जी ने। ओके। इधर चरक में लिखा है ना, अग्निवेश ने बोला सभी अंग एक साथ, अग्निवेश नहीं, इसके साथ तुम लिखो पुनर्वसु आत्रे धन्वंतरी। चरक के अंडर धन्वंतरी ने भी ये बोला है और पुनर्वसु आत्रे ने भी यही बोला है। पर हम पहली प्रायोरिटी क्या लगाते हैं, चरक के अंडर पुनर्वसु आत्रे। चरक के अंडर पुनर्वसु आत्रे ने कहा है कि सर्वांग प्रत्यंग, कि सभी अंग एक साथ बनते हैं। और सुश्रुत ने किसमें बोल, किसको कह दिया है, धन्वंतरी। धन्वंतरी जी ने कहा है सर्वांग प्रत्यंग एक साथ बनते हैं। और भेल का भी लिख लो, भेल ने भी क्या बोला, पुनर्वसु आत्रे ही बोला। पता चल गया है ना टेप की टेबल कैसे बनाना है, नहीं पता चला हुआ तो क्लास के बाद पूछ लेना, पर टेबल के फॉर्म में ही लर्न करना। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो हमारा क्या क्या बचा। एक इंद्रियां बची, जो चरक के अंदर लिखी है। तो इंद्रियां किसने बोली हैं, विदेह जनक ने। कि सबसे पहले इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ये किसने कहा, विदेह जनक ने। और क्या बचा, अविचार्य। अविचार्य किसने बोला, मारीच काश्यप ने। ठीक। अविचार्य अचिंत्य किसने बोला, मरीच काश्यप ने। अ, सिर्फ ये काश्यप का ही है। एक चक्षु है, चक्षु इधर लिखा है, चक्षु भी किसने, चक्षु भी लिख लेना कि सबसे पहले चक्षु आते हैं। ये भेल के अंडर बोला है काश्यप ने, इसको भेल के अंडर लिखना।
कि भेल के अंडर बोला है काश्यप ने। पता चल गया मैं क्या बोल रही हूँ? टेबल समझ आ गया? एक बार बता दो प्रीति। बोलो। यस मैम। ओके, ठीक है, हो गया हमारा। और फोर्थ चैप्टर ये तो चलो। और गर्भ की परिभाषा लिखा दी थी कि चरक शरीर 4 में है, शरीर की परिभाषा चरक शरीर 6 में है, और गर्भ और शरीर की परिभाषा दोनों की दोनों सुश्रुत शरीर 5 में है। ये तो लिखा दिया था हम। ये हो गया था ना हमारा। अब उसके बाद करेंगे हम गर्भ अवयव निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज ऑल्सो। अब एक मिनट, देख लूं कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, सारा कवर हो गया, भेल भी हमारा हो गया साथ में। कि जब छोटी संहिता भी हम करेंगे तो आसानी हो जाएगी। वो तो तुम्हारी ऐसे निकलेंगी एज ए कि बस रिवीजन चलिए वहां पे। क्योंकि मैंने जब नोट्स बनाए तो सारा कुछ छोटी संहिता का भी साथ में लिख रखा है कि क्वेश्चन, क्योंकि बड़े इससे नहीं बनते। जो छोटी संहिताएं होती हैं जैसे भेल कश्यप, ज्यादा डीप नहीं डालते क्योंकि बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते हैं। उनको पता है, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा और क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं सुपरफिशियल। अब कौन सा अवयव किससे बना है? तो पहले यकृत प्लीहा। ठीक। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? आरबीसी का मुर्दा घर। प्लेन। ओके, ठीक है। तो यकृत और प्लीहा, इनमें क्या है? ये किससे बने हैं? शोणित रक्त से बने हैं। पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यकृत प्लीहा, फुफ्फुस और उंडुक, इनको साथ पढ़ना। क्योंकि यकृत प्लीहा बने हैं रक्त से, फुफ्फुस बना है रक्त के फेन से, फो से फुफ्फुस, फो से फेन। उंडुक बना है रक्त के किट से, किट भाग जो मल भाग होता है। ठीक है, क्या है? यकृत प्लीहा रक्त से, फुफ्फुस रक्त के फेन से, उंडुक रक्त के किट से। उसके बाद बस्ती, आंत्र और गुदा। बस्ती भी इंपॉर्टेंट, आंत्र और गुदा ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये त्रिदोष प्लस रक्त। ठीक है। उसके बाद वृक्क, किडनी किससे बनी है? तो मेरी किडनी, मेरी किडनी से याद रखोगे। मेरी किडनी, किडनी। ब्रिक को क्या कहते हैं? अब ये भी पता होना चाहिए उसके लिए कि ब्रिक को हम किडनी कहते हैं। कि मेरी किडनी याद कर लिया, और किडनी से तुमने वृषण ले लिए, किडनी से बस्ती ले ली, किडनी से लीवर फुफ्फुस ले लिया, यकृत ले लिया। किडनी इज ब्रिक। तो कोड क्या बना हमारा? मेरी किडनी। मे से मेद और रो से रक्त। अब उसके बाद है जीवा। अब हम जीव से बोल रहे हैं, हमने कुछ किसी को गलत बोल दिया तो हम बोलते हैं उसको कर्मों का फल भोगना भोगना पड़ेगा। तो लिखो जीवा के कर्म। जीवा के कर्म। तो क र म लिखना। क से आ जाएगा कफ, रो से आ जाएगा रक्त, मो से आ जाएगा मांस। जीवा के कर्म, कि तुमने जो जीव से बोल दिया वैसे कर्म तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। मेरी किडनी, जीवा के कर्म। ओके। अब हृदयकार, जिसका हृदय बड़ा होता है हम उसको कहते हैं हृदयकार है वो। तो हृदयकार, हृदय आ गया, कार से क्या आ जाएगा? कफ और रक्त। उसके बाद वृषण। अब वृषण से क्या कोड याद रखोगे? कमर में वृषण। वृषण कमर में थोड़ी होते हैं, पर हमने क्या कर दिया? वृषण कमर में लटका दिए। कमर में वृषण। कमर से क्या आएगा? क, कफ, म, मांस, र, रक्त। कमर में वृषण। में से आ जाएगा मेद। कोड से ही याद रखना, ऐसे नहीं याद होगा। अब एमसीक्यू निकलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने एक एक चीज चेंज कर दी होगी और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
और कोड से कभी भूलेगा ही नहीं। अभी हृदयकार है, जीवा के कर्म है, मेरी किडनी है, वृषण कमर में है, ये कोई भूलने वाला नहीं है। अब सिरा स्नायु, हमेशा ध्यान रखना, सिरा और स्नायु है इधर, सिरा और धमनी कर देते हैं लोग। ऐसे आता है कि मेद के स्नेह से, मेद पित्त और वायु के खरपाक, एक है खरपाक, ये तो एक होता है मृदुपाक। मृदुपाक हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहीं पे गलत होता है। मृदुपाक से बनती है सिरा, खरपाक से बन जाएगी धमनी, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सिरा धमनी साथ नहीं है इधर, मृदुपाक से बना है सिरा, खरपाक से बना है स्नायु। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वीपीएम कोड लिख लो इसका, वीपीएम, वी वैन वाला वीपीएम। वायु, पित्त और मेद। अभी ये पता होना चाहिए वायु का मृदु पाक है कि उसका खर पाक है। खर पाक से क्या है, मृदु पाक से क्या है। तो सिरा धमनी पढ़ते हैं, सिरा स्नायु है ये, धमनी नहीं है। साइड में धमनी लिख के बड़ा सा क्रॉस लगा लेना, कि पढ़ते टाइम दिमाग में रहे कि हाँ धमनी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस होगा, फिर तब खुद रिवीजन करोगे तो तुम्हें होगा कि हाँ इस पॉइंट पे हाईलाइट किया था, ये चीज नहीं थी, तो तुम, वो तुम्हारे दिमाग में आएगी, ऐसे भूल जाती है। उसके बाद आश्य, तो बार बार स्थिर रहने का अभ्यास। आश्य ऐसे पूछा गया था कि आश्य किसे कहते हैं, जो अभ्यास करने योग्य होता है उसे आश्य कहते हैं। और ये वायु से उत्पन्न होता है, ये याद रखना है इसमें। ओके। और देख लो छोटा हो इसमें तो, ऋषण हो गया हमारा, वृक हो गया। अब एक लिखो, आचार्य भागवत जी ने कालियक की उत्पत्ति किससे बताई है। कालियक, कालियक लिख लोगे कि लिख दूं। कालियक की उत्पत्ति किससे हो जाएगी हमारी, भागवत ने बोली है, रक्त और वायु से। ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे कि वर क्या है, काला। वर क्या होता है, हस्बैंड, मतलब जिसे वर, ग्रूम। ठीक। तो वर क्या है, काला। तो वायु और रक्त, काला, कालियक। ठीक है कुछ। और बाकी ये यकृत प्लीहा फुफ्फुसुंडक, ये तुम्हें बता दिया कि सीक्वेंस में पढ़ना, बाकी सब कोड से हो गया, कुछ नहीं इसमें एफर्ट्स करने की जरूरत है। अब देखो हमारा ये आ गया, हमारा हो गया था कि इसमें मैंने बताया था कि ध्यान रखना, चरक ने प्रमाण बोला है, सुश्रुत ने कोई निश्चित प्रमाण का वर्णन नहीं किया। अब इस वे जल दस अंजलि, ये सारा सारा हो गया था, मस्तिष्क, सब हम कर चुके हैं। उसके बाद है हमारा कोष्ठ। उसके बाद है हमारा कोष्ठ। तो कोष्ठ पुनरुच्यते महा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, ऐसे आएगा कि कोष्ठ महास्त्रोतस, शरीर मध्य, महानिमन, पक्वाश्य, ये किसके स्थान है, कि किसके पर्याय हैं। तो चरका अनुसार महास्तोत्र शरीर का मध्य भाग, मध्य निमन, अमाशय और पक्वाशय, इन्हें ही कोष्ठ कहा जाता है। तुम्हें आएगा कि मान लो दे दिया शरीर मध्य, किसको कहेंगे, पक्वाशय। महास्त्रोतस किसको कहेंगे, स्त्रोतस को कहेंगे, कोष्ठ को कहेंगे, उदर्भ जत्रुभाग को कहेंगे, किसको कहेंगे। तो महास्त्रोतस से तुम्हारा ध्यान स्त्रोतस पे चला जाएगा। पर क्या है ये, कोष्ठ। तो ये इसके पर्याय हैं जो कि लर्न करने हैं। उसके बाद कोष्ठांग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या देखोगे,
कोष्ठ में स्थित अवयवों को कोष्ठांग कहते हैं। ठीक है। चरक के, अब पहले तो चरक ने कितने को, नंबरिंग पे क्वेश्चन आएगा, इनके सारे के सारे नहीं याद करने तुमने। चरक के 15, भेल के 15, काश्यप के 13, सुश्रुत के 8, अष्टांग संग्रह के 8, पर अष्टांग हृदय के 11। क्या याद रखोगे? चरक के 15 होगी हमारी संख्या, भेल के 15। अब इसमें क्या याद रखना है कि चरकोत्र, जो चरक ने पक्वाश्य माना है, उसके स्थान पर निवापन, निवापन इन्होंने मान लिया है। तो अब तुमसे ये पूछेगा भेल के 15 स्थानों में से कौन सा स्थान नहीं है, तो वो पक्वाश्य देगा, पर तुम्हें पता है कि उसने पक्वाश्य की जगह जो है वो निवापन मान लिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद काश्यप ने 13 कोष्टांग माने हैं, तो जो उधर्वगुद और अधोगुद को उन्होंने क्या एक मान लिया। जो चरक और भेल हैं उन्होंने तो उधर्वगुद और अधोगुद अलग अलग माना है। काश्यप ने 13 क्या है, अब इनसे पूछेगा कि दो कौन से नहीं है, तो तुम बोलोगे कि उत्तर गुद और अधर गुद को एक मान लिया और पुरीश धारा को नहीं माना, तो काश्यप के हो गए 13। हम याद कौन से करेंगे? सुश्रुत के। ठीक है। तो सुश्रुत का कोड लिखो। अग्नि में पके आम खाने से मूत्र में रक्त आता है। अग्नि में पके आम खाने से मूत्र में रक्त आता है। तो अग्नि में, अग्नि से क्या जाएगा? अग्न्याशय, ये जो अग्नि स्थान लिखा है। पके आम खाने से, पके से क्या जाएगा? पक्व स्थान। पके आम से आ जाएगा आम स्थान, आमाशय जो है। क्या है? मूत्र में रक्त आता है, मूत्र से आ जाएगा मूत्र स्थान, रक्त से आ जाएगा रुधिर स्थान। अब लिखो, हृदय उड़े फुरफुर। हृदय को तो वैसे कोई कुछ नहीं समझता आजकल, उसको ऐसे उड़ा देते हैं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे हृदय उड़े फुरफुर, कि हृदय के क्या चीथड़े उड़ा दिए, उड़ा के उड़, हृदय के चीथड़े उड़ा के उड़ गए। तो हृदय उड़े फुरफुर, तो हृदय से हृदय, उड़े से आ जाएगा उंडुक, फुरफुर से आ जाएगा फुफ्फुस। ओके। अब है हमारा अष्टांग संग्रह ने बोले हैं 8। एक चीज तो बताना भूल गई, चरक में क्या याद रखोगे? अब देखो इधर दिया है बपा वहन, तो एक कोड लिखो फूवा, FUVA। ठीक है, क्योंकि इधर है बपा वहन, बपा अलग होता है और बपा वहन अलग होता है, इसलिए। लिख लिया? ठीक है, फूबा कोड लिख लिया। अब FUVA, चरक ने ये नहीं माने। F से क्या है? फुफ्फुस। U से क्या है? उंडूक। और फूवा, ये जो है बपा वहन, B से बपा वहन। चरक ने वपा वहन तो माना है, बट चरक ने क्या नहीं माना? वपा नहीं माना। तो वो फूबा वाला जो डिकोड हम करेंगे, तो FUV से क्या डिकोड करोगे तुम? V से वपा, जो फूबा है वो चरक ने नहीं माना है, फुफ्फुस, यू।
FU। यू से उंडुक, वी से पप्पा नहीं माना है, तो ध्यान रखना। ओके। अब अष्टांग, अभी अष्टांग संग्रह के 8 हैं, हृदय के 11 हैं। तो हृदय के याद करेंगे हम, 8 + 3 याद करेंगे, एक्स्ट्रा कौन है क्वेश्चन उस पे बनता है। 3 एक्स्ट्रा कौन है, इनका कोड लिखो, क्लोडीना। क्लोडीना, क्लोडीना इधर एक बार का नाम है, ठीक है, क्लोडीना। क्लो से आ जाएगा क्लोम, डीना से आ जाएगा डिम्ब, और नो से आ जाएगा नाभि। कि एक्स्ट्रा कौन सा माना है अष्टांग हृदय का, मतलब ऐसे याद कर लेना कि हृदय, अष्टांग हृदय का हृदय बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने को अष्टांग 11 मान लिए। और इतना बड़ा हृदय था कि वो बार पे भी जाके ऐश करते थे, और उस बार का नाम क्या था, क्लोडीना। ठीक है। अब गंगाधर रॉय ने क्लोम शब्द से फुफ्फुस व उंडुक दोनों का ग्रहण किया है। कोड लिखो, गंगाधर उड़े फुरफुर। गंगाधर देखा है ना कैसे उड़ता था, वो गोल गोल घूमता था और 1 मिनट पता नहीं चलता था कहाँ चला गया। गंगाधर उड़े, शक्तिमान वाला गंगाधर, नहीं पता हो किसी को तो। गंगाधर उड़े फुरफुर। ठीक है, तो गंगाधर रॉय ने क्लोम को, क्लोम से क्या लिया है, फुरफुर, उड़े फुरफुर, उंडुक और फुफ्फुस। हो गया हमारा। अब गणनाथ सेन ने क्लोम से क्या लिया है, कंठ नाड़ी। अब नाड़ियों की क्या होती है, गणना। नाड़ियों की हम करते हैं गणना कि उसमें कितनी नाड़ियां हैं, कौन सी नाड़ी वीक है, ये वाली नाड़ी, नाड़ियों की संख्या, मतलब नाड़ियों को गिनते हैं। गंगाधर उड़े फुरफुर, नाड़ियों की गणना। तो तो गणनाथ सेन ने क्लोम से क्या ले लिया है, नाड़ी, कंठ नाड़ी। अब दलहन और हरिप्रपन ने क्लोम से क्या लिया है, पिताश्य को लिया है। ये निकल जाएगा, तो ऊपर के कोड के साथ याद हो गए। दलहन और हरिप्रपन ने क्लोम से क्या लिया है, पिताश्य को ग्रहण किया है। ठीक है जी। उसके बाद है आचार्य चरक भेल कश्यप ने फुस नामक कोष्टांग का वर्णन नहीं किया, जो तुम्हें फूबा में मैं लिखा चुकी हूँ। अब 10विध प्राणायतन, प्राणल, प्राणायतन, चरक ने बोले हैं 10, भागवत ने बोले हैं 10, सुश्रुत ने बोले हैं 12। संख्या पहले तो याद होनी चाहिए। एक और लिखो तुम इधर, 10विध प्राणायतन ऊपर। आचार्य आडमल, आडमल जो है, उन्होंने कहा कि क्लोम, क्लोम को दक्षिण पार्श्व में आश्रित बताया। ठीक, क्या बोला, आडमल ने क्लोम को दक्षिण पार्श्व में आश्रित, कोमा यकृत के समीप, कोमा शोणित कृत प्रभव तिल कहा। ये क्लोम के लिए किसने कहा, आडमल ने। क्या क्या कहा, क्लोम को दक्षिण पार्श्व में आश्रित, कोमा यकृत के समीप, कोमा शोणित कित प्रभम तिल कहा। ये शोणित कित तिल प्रमाण का होता है क्लोम। छूटा कुछ, और लिखो चक्कर पाणी ने क्लोम को क्या कहा, हृदय, हृदय को क्लोम कहा, क्लोम को हृदय कहा चक्रपाणी ने। अब हुआ हमारा कंप्लीट सभी आचार्यों का। 1 मिनट और देख लूं कुछ न छूट जाए। और एक लिख लो, संदिग्ध कोष्टांग कौन सा है तुमसे पूछ ले। तो संदिग्ध कोष्टांग है क्लोम। इसलिए संदिग्ध है क्योंकि क्लोम से किसी ने कुछ और माना है, किसी ने कुछ और माना है, गणनाथ सेन ने और माना है, तो इस चक्रपाणी ने कुछ और मान लिया है, आडमल ने कुछ और माना है, दलहन और हरिप्रपन ने कुछ और माना है। इसलिए ऐसे भी पूछ ले कि संदिग्ध, संदिग्ध वो होता है कि जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो। संदिग्ध कोष्टांग किसने माना है, हमारा कौन सा माना है, संदिग्ध कोष्टांग क्लोम। अब है हमारा 10विध प्राणायतन।
चरक के 10 ये तो हो गया। अब चरक रेफरेंस पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ वर्णन है। चरक सूत्र 29 में और चरक शारीर 7 में। और डिफरेंस क्या है? चरक सूत्र 29 में शंख द्वय बोला है, बाकी सब सेम है। त्रिमर्म और रक्त शुक्र ओज कंठ गुद। ठीक है, रक्त शुक्र ओज कंठ और गुद। उसके बाद अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चरक शारीर 7 में प्राणायतन में कौन सा प्राणायतन का वर्णन नहीं है? उधर शंख द्वय भी देगा, मांस नाभि भी देगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शंख द्वय की जगह मांस और नाभि मान लिया है। ठीक है, शंख द्वय की जगह क्या मान लिया है? मांस और नाभि मान लिया है। और ये भी पता होना चाहिए किस किस चैप्टर में। चरक सूत्र 29 में शंख द्वय है,